हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो हमारा एचएसएससी टीजीटी का जो सिलेबस गिवन है उसके अंदर जो हमारे एजुकेशनल प्रोस्पेक्टिव है, जो हमारी पेडागोजी है, वो 15 मार्क्स की आने वाली है। तो उसकी हम यूनिट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यूनिट 3 हमारी क्या कहती है? क्रिएटिंग कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। यानी जो बच्चा जो होता है उसके अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाना होता है। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम लोग स्पेशल चिल्ड्रन के टाइप्स देखेंगे कि जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। सिर्फ जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हीं को स्पेशल चाइल्ड नहीं बोला जाता है, बल्कि जो मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं वो भी स्पेशल चिल्ड्रन के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि जो सीखने के संसाधन के रूप में स्कूल और समुदाय का विकास किस तरह से किया जा सकता है, स्कूल और कम्युनिटी है वो एज ए लर्निंग रिसोर्स किस तरह से यूज हो सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग इसमें जो विकलांग जो बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको जो राइट्स दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में ही जो PWD एक्ट है और उसके बाद जो RPWD एक्ट है उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। और आप लोगों को एक बात और क्लियर कर देती हूँ, अगर आप लोगों ने यूनिट 2 को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। 2+ घंटे की वीडियो है, अच्छी वीडियो है, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल चिल्ड्रन क्या होते हैं? जो विभिन्न प्रकार के शील गुणों से सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। स्पेशल कौन होगा फ्रेंड्स? जो सामान्य से अलग होगा वही स्पेशल में आएगा ना, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल चिल्ड्रन की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं, ये किसने बताया है? अकॉर्डिंग टू हेवार्ड एंड ओरलेंस्की के अनुसार जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके टाइप्स क्या क्या हैं? प्रतिभाशील एवं प्रवीण बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, शिक्षण असमर्थता से ग्रसित बालक, व्यवहार रोगों से ग्रसित बालक, भाषा दोष से ग्रसित बालक, श्रव्य दोष से ग्रसित बालक, बहुविकलांगता क्षति से ग्रसित बालक। फ्रेंड्स, आप लोग बोल रहे थे कि जो मेरा कंटेंट है वो हिंदी में है, तो हिंदी में इसलिए रखा हुआ है, मैं चाहूँ तो इसके साथ साथ ना इंग्लिश की PDF भी ऐड कर सकती हूँ। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो बता देना, ठीक है। क्योंकि मोस्टली मेरे पास जितने भी यूट्यूब पर आते हैं या फिर व्हाट्सएप पर आते हैं, सभी बोलते हैं कि वो टोटली हिंदी मीडियम से हैं। अगर मैं 1-2 वर्ड भी इंग्लिश में लिख देती हूँ तो उन लोगों को बड़ी परेशानी होने लगती है। वो लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि आपने इंग्लिश में लिख दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने हिंदी मीडियम को रखा हुआ है, ठीक है। बाकी कोई इंग्लिश मीडियम वाला है जिसको दिक्कत आ रही है तो आप लोग बताना, हम साथ में इसी में PDF ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों का अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों की आभारी हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और भी बता देती हूँ कि अगर आपको ये मेरे हैंड रिटन जो नोट्स हैं ये जो बाय करने हैं तो आप लोगों को मैंने एक नंबर प्रोवाइड किया हुआ है 9991660135। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको EVS, रोड सेफ्टी, कंप्लीट CDP सिलेबस, ठीक है, हरियाणा वेलफेयर स्कीम्स और हरियाणा करंट अफेयर्स, इन सभी के नोट्स आप लोगों को अवेलेबल है। आप लोग यहाँ से इंक्वायरी ले सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और बोलूँगी मैं आपको, अगर नोट्स आपको बाय करने हैं तो आप लोग अभी कर लीजिए 1-2 दिन में, क्योंकि उसके बाद फिर नोट्स बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं किया, क्योंकि एग्ज़ाम में सारे ही 10 दिन बचने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो किसको कहा गया है? प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से ज़्यादा होती है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 120 से ज़्यादा होती है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में संपूर्ण होते हैं। कोई एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, विशेष क्षेत्र, उसके अंदर ये संपूर्ण होते हैं। क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालक जो हैं वो किस तरह के बताए हैं? क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं। वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130+ हो, और वे बालक जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में विशेष योग्य हैं। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग क्वेश्चंस के लिए बोल रहे थे ना फ्रेंड्स, तो पहले मैं थ्योरी कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करवाऊँगी, ठीक है। तो आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको वीडियो में बताने की कोशिश भी करती हूँ। सॉरी। जो प्रतिभाशाली बालक है उनकी बुद्धि लब्धि 120 से ज़्यादा होती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 130+ होती है, ठीक है। ये चीज़ आपके याद रखनी है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? उनमें जो थिंकिंग का जो लेवल होता है उत्तम होता है, उत्तम तार्किक चिंतन होता है, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है, समस्या समाधान उनमें ज़्यादा होता है।
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग उनके अंदर स्पीड से होती है। सामान्यीकरण तथा विभेदन की श्रेष्ठ योग्यता, सामान्यीकरण और विभेदन की क्या होती है, श्रेष्ठ योग्यता होती है। सृजनात्मक चिंतन होता है, स्वतंत्र एंड अपसारी चिंतन उनमें होता है। लंबी अवधि तक अकेला रहकर अध्ययन करने को वरीयता देते हैं, ये लंबी अवधि तक अकेले रहना चाहते हैं और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में क्या करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। इनका जो चिंतन होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, अपसारी होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये थे जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी विशेषताएं थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्राई सर्कल कंसेप्ट ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। जो ट्राई सर्कल ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड है, जो प्रतिभाशाली बालक हैं, उनका जो ट्राई सर्कल है वो किसने दिया है, जोसेफ रेंजुली ने दिया है। फ्रेंड्स, जो हमारा केवीएस का एग्जाम हुआ था ना, वहाँ पर क्या था कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना वो कम पूछे गए थे और समझ पर आधारित ज़्यादा पूछे गए थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये नहीं कहती ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से हमारा एचटेट का एग्ज़ाम आता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा डाले जाते हैं कि भाई कौन सा किसने क्या किया, इस तरह के। तो शायद जो एचएसएससी का जो हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम है वहाँ पर भी फैक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा मिलेंगे, तो आप फैक्चुअल क्वेश्चन को ना याद करके जाइएगा, ठीक है। तो जो ट्राई कंसेप्ट है वो किसने दिया है, जोसेफ रेंजुली ने दिया है। उस ट्राई कंसेप्ट के अंदर उसने क्या बताया है कि जो ये गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं इनके अंदर जो एबिलिटी होती है, योग्यताएं होती हैं, वो क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई टास्क कमिटमेंट। जो एबिलिटी होती है इनके काम करने की वो भी हाई होती है, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता भी ज़्यादा होती है और किसी टास्क को ये कमिटमेंट भी करने का उनके अंदर ज़्यादा योग्यता होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो हाई एबिलिटी है, हाई क्रिएटिविटी है और हाई टास्क कमिटमेंट है, तो जो इनके बीच का जो पार्ट बनता है, जो सबको मिला करके वो क्या होते हैं, किसकी योग्यताएं होती है, वो गिफ्टेडनेस की योग्यताएं होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों की अब शिक्षा, तो प्रतिभाशाली बच्चों की जो शिक्षा है पाठ्यक्रम में क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, समृद्धि होनी चाहिए। विशिष्ट कक्षा का प्रबंधन किया जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो नॉर्मल बच्चों के साथ तो चलेंगे ही, साथ में वो कुछ एक्स्ट्रा भी और करना चाहते हैं, लेकिन उनको समय समय पर गाइडेंस जरूर दी जानी चाहिए। अगर उन लोगों को सही गाइडेंस मिलेगी तो वो सही डायरेक्शन में ही काम करेंगे। योग्य एंड प्रभावकारी शिक्षक होने चाहिए जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो शिक्षक होता है वही खुद इतना प्रभावकारी नहीं होता, इतना योग्य नहीं होता कि उन बच्चों को हैंडल कर सके। सामाजिक अनुभव एवं संस्कृति की शिक्षा, जो सामाजिक अनुभव है उनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति की शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमारा हो गया प्रतिभाशाली बालक। उसके बाद टर्मन ने क्या बताया है, देखना। टर्मन ने 1920 में पाया कि आवश्यक नहीं है कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील भी हो सकते हैं, उस व्यक्ति में भी सृजनात्मकता हो सकती है जिसका आईक्यू अत्यधिक ना हो। देखिए याद रखेंगे, जरूरी नहीं है कि जो अधिक बुद्धिमान हो वो क्या हो, सृजनशील भी हो, ठीक है। जो अधिक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह सृजनशील भी हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति में भी सृजनात्मकता हो सकती है, क्रिएटिविटी हो सकती है जिसका आईक्यू अत्यधिक ना हो। यानी कहने का मतलब टर्मन ने क्या बताया है कि जो क्या होते हैं, जो सृजनशील बालक होते हैं वो जरूरी नहीं है कि उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा वही सृजनशील होंगे। जिनका आईक्यू लेवल कम होता है वो भी सृजनशील हो सकते हैं, उनके अंदर भी क्रिएटिविटी हो सकती है। किसने बताया है, टर्मन ने बताया है। कब बताया है, 1920 में बताया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, पिछड़े बालक। पिछड़े बालक क्या होते हैं, बुद्धि, शिक्षा आदि में अपने समकक्षों से पीछे होते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स पढ़ रहे हैं स्पेशल चिल्ड्रन की। स्पेशल चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ लिए प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चाइल्ड जो थे, उसके हमने देखी विशेषताएं क्या क्या होती है, ठीक है। उसके अंदर जो 3H का मॉडल था वो हमने देखा, ठीक है। फिर हमने देखा कि उसको जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो किस तरह से दी जानी चाहिए। अब हम देखते हैं पिछड़े बालक। बुद्धि, शिक्षा आदि में अपने समकक्षों से क्या होते हैं, पीछे होते हैं। जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे क्या रहते हैं, ये पीछे रहते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, पिछड़े बालक बोलते हैं। पिछड़ेपन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, बौद्धिक क्षमता की कमी हो सकती है, वातावरण का प्रभाव हो सकता है। कभी कभी बच्चों को जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह का नहीं मिल पाता कि वो जो अपनी स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सके, या फिर उनके अंदर कोई शारीरिक दोष हो सकता है, या उनको स्वभाव संबंधी दोष हो सकता है, या कर्तव्य त्यागिता हो सकती है, यानी वो अपने कर्तव्य को समझते नहीं है, अपने कर्तव्य को छोड़ते हुए चलते हैं। जो पिछड़े बालक हैं फ्रेंड्स, इनकी जो शिक्षा है वो किस तरह से करवानी चाहिए, पिछड़े बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना चाहिए, इंडिविजुअल उनके ऊपर अटेंशन होनी चाहिए। मानसिक क्षमता के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, जितनी उनकी मानसिक क्षमता है उसी के अनुसार उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि भाई फलां का बच्चा ये कर रहा है तो तुझे भी यही करना है, ठीक है।
उपयुक्त वातावरण मिलना चाहिए। शारीरिक दोषों में सुधार, जहाँ पर उसके जो शारीरिक दोष हैं उनके अंदर से इतना सुधार हो सकता है, इतना उनके अंदर सुधार किया जाना चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम जो बैकवर्ड चाइल्ड पढ़ रहे थे, जो पिछड़े बालक पढ़ रहे थे, ये भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? फिजिकली हैंडीकैप हो सकते हैं, उनको शारीरिक रूप से कोई दोष हो सकता है। मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, मानसिक रूप से कोई दोष हो सकता है, या फिर वो इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं, भावनात्मक रूप से उनके अंदर डिस्टर्बेंस हो सकती है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, जो IQ लेवल है उसके आधार पर जो निम्न मंदन है, जो मंदन जो होता है, निम्न मंदन, सामान्य मंदन और तीव्र मंदन और अति गंभीर मंदन। जो निम्न मंदन जो बच्चे हैं, अगर उनका IQ लेवल 55 से 69 के बीच है, याद रखना है, अगर उनका IQ लेवल 55 से 69 के बीच है तो वो निम्न मंदन में आते हैं। अगर 40 से 54 के बीच में है तो सामान्य मंदन में आते हैं। अगर 25 से 39 है तो उनके अंदर जो पिछड़ापन है वो फ्रेंड ज़्यादा ही है, तीव्र मंदन में आते हैं। अगर 25 से कम है तो ये बिल्कुल गंभीरता का विषय है, अति गंभीर मंदन के अंदर आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी हो गई बैकवर्ड चाइल्ड, हमने पढ़ा बैकवर्ड चाइल्ड। अब देखिए फ्रेंड्स, क्रिएटिव चाइल्ड। और अब फ्रेंड्स, एक मेरा यूट्यूब पे ना कमेंट आया था, संपूर्ण सर ऐसा कुछ करके, तो उन्होंने कहा था कि मैंने आपके नोट्स बाई किए थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स, सिर्फ नोट्स बाई करने से समझ में कहाँ आता है। मैं तो पहले ही आप लोगों को बोलती हूँ कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है। लेकिन हाँ, अब कंडीशंस ऐसी हैं, आप वर्किंग हैं, आपके पास टाइम नहीं है, फैमिली प्रेशर ज़्यादा है, तब आप लोग बाई करना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मैंने आपके नोट्स बाई किए हैं लेकिन आपकी ये जो वीडियो देखी है, इन्होंने मतलब अच्छा काम किया है, मुझे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने नोट्स बाई किए हैं उनको तो एटलीस्ट ये वीडियोज़ अच्छे से करनी है, उनके जो 15 नंबर हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आगे देखते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड। क्रिएटिव चाइल्ड क्या होते हैं फ्रेंड्स? सृजनशील होते हैं। ये कैसे होते हैं? क्रिएटिविटी इनके अंदर ज़्यादा होती है, रचनात्मक इनके अंदर ज़्यादा होती है, किसी चीज़ को नए रूप में करना, नए विचारों को प्रस्तुत करना, ठीक है। जब व्यक्ति पहले से स्थापित विचारों या वस्तुओं को किसी नए परिप्रेक्ष्य में रखकर उसमें रूपांतर करता है, कि जो पहले से जो अवधारणा चली आ रही है उसके अंदर क्या करता है? चेंजमेंट करता है, उसके अंदर रूपांतर करता है, वो क्या होते हैं? क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं। जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? इनका जो IQ है वो भी 120 से ज़्यादा होता है। किसी भी काम को करते समय हटकर सोचते हैं, ये नहीं जो समय पहले से चला आ रहा है उसी लीक पर चलना, नहीं। समीक्षा अलग अलग ढंग से करना, उसके अलग अलग पहलू बताते हैं कि इसको इस तरीके से करें या इस तरीके से करें। तार्किक चिंतन होता है, तर्क वितर्क करते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, ऐसे करते हैं। संवेदनशीलता, स्वायत्तता की भावना होना, संवेदनशीलता होती है। नवीन कार्यों को करने में उत्सुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियोसिटी इनके अंदर ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, ये जो मेरी वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी, अगर वो लोग सुनते हैं, सुन करके समझते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते हूँ, लेकिन काफ़ी वर्ड्स हैं जो मैं इंग्लिश में भी यूज़ करती हूँ, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आती है फ्रेंड्स, इनकी जो शिक्षा है वो किस तरह से होनी चाहिए। उनके लिए क्विज़ करवानी चाहिए, प्रतियोगिताएं करवानी चाहिए, उनका व्यक्तिगत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। प्रयोगशाला का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रयोगशाला का उपयोग करेंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो उतनी ही क्या आएगी फ्रेंड्स, बाहर आएगी, और वो किसी ना किसी फील्ड में अच्छा कर जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है समस्यात्मक बालक, दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न। जो समस्यात्मक बालक है वो फ्रेंड्स क्या करते हैं, दूसरों के लिए भी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो इनकी जो शिक्षा है, इनके जो उपचार हैं वो किस तरह से होने चाहिए। घरेलू वातावरण में सुधार, सबसे पहले तो घरेलू जो वातावरण है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। कभी कभी फ्रेंड्स जो घर का जो माहौल होता है वही क्या होता है, झगड़ालू टाइप का होता है, तो वहाँ से बच्चे क्या सीखते हैं, समस्याएं ही सीखते हैं, समस्याएं ही क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स ही जनरेट करते हैं। अच्छी अध्यापन विधियाँ, उनको जो टीचिंग मेथड्स हैं वो अच्छी अध्यापन विधियों से उनको पढ़ाया जाए। स्कूल का अनुशासन, जो स्कूल है उसके अंदर अनुशासन बना के रखा जाए और बच्चों को अनुशासन का पालन करने की सख्त हिदायतें दी जाएं। अभिरुचि एंड अभिक्षमता के अनुसार शिक्षा, जितनी उनकी अभिरुचि है, जितना वो इंटरेस्ट लेते हैं, जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसी आधार पे उनको पढ़ाना चाहिए। उनके लिए मनोरंजन की सुविधा होनी चाहिए। अगर बच्चा मनोरंजन के थ्रू चीज़ों को सीखेगा तो अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स अपराधी बालक। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं, जो विशिष्ट बालक थे उनके टाइप्स पढ़ रहे हैं। अपराधी बालक क्या होते हैं फ्रेंड्स, चोरी करते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़े करते हैं अपराधी बालक। तो इनकी जो उपचार और शिक्षा है वो दो तरह की होती है, एक तो निरोधात्मक प्रविधियाँ और एक रोगनाशक। एक तो निरोधात्मक और एक रोगनाशक।
तो जो अपराधी बालक होते हैं, जो निरोधात्मक प्रविधियाँ होती हैं, वो क्या कहती हैं फ्रेंड्स कि उनको अपराधी बनने से पहले ही रोक दिया जाना चाहिए। बोलते हैं ना, पुत के पाँव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जो उनकी जो प्रवृत्तियां हैं वो झलकने लगती हैं, तो उनको अपराधी बनने से पहले ही रोक दिया जाना चाहिए। कैसे रोकेंगे? जो निरोधात्मक प्रवृत्तियां हैं वो क्या कहती है कि बच्चे को अपराधी ही ना बनने दिया जाए, उनको अपराधी बनने से पहले ही रोक दिया जाए। माता पिता का स्नेह एवं ध्यान, उनको माता पिता का प्यार मिलना चाहिए, माता पिता को उनका ध्यान देना चाहिए। उपयुक्त घरेलू वातावरण, जो घरेलू वातावरण है वही अच्छा होना चाहिए। उपयुक्त इच्छाओं की पूर्ति, जो वो इच्छा रखते हैं जो उपयुक्त होती हैं, ये नहीं कि अनुपयुक्त भी, जो उनकी जायज़ होती है वो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। उपयुक्त घरेलू अनुशासन, घर में अनुशासन का माहौल होना चाहिए। जब बड़े अनुशासन को फॉलो करेंगे तो बच्चे भी ऑटोमेटिक अनुशासन को फॉलो करेंगे, और जब बड़े ही अपने बड़ों को उल्टा सीधा जवाब देंगे तो छोटे भी क्या करेंगे? अनुशासन को फॉलो नहीं करेंगे। उचित शिक्षा उनको दी जानी चाहिए, स्कूल का उचित वातावरण होना चाहिए और अनुशासन होना चाहिए। तो इससे बच्चा जो है अपराधी बनने से पहले ही रुक जाएगा। ये निरोधात्मक प्रवृत्तियाँ कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, रोगनाशक प्रविधियाँ, जो रोगनाशक प्रविधियाँ हैं वो क्या होती है फ्रेंड्स? अपराधी बनने के बाद अब कोई बच्चा है, उसने कोई अपराध कर दिया है, तो उसको कहाँ ले जाया जाता है? बाल अपराध न्यायालय जाया जाता है, जहाँ पर उसको जो भी कंडीशंस होती है उनके आधार पर रखा जाता है। मनोगतिक विधि, बच्चों से परामर्श और सूझबूझ के आधार पर उनको सुधारा जाता है। व्यवहारात्मक विधि, उपयुक्त पुनर्बलन द्वारा नए व्यवहार के साथ अनुबंधन। व्यवहारात्मक विधि में फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जो बच्चा जो अपना जो दिमाग है वो अपराधी गतिविधियों में चला रहा है, अगर उसी दिमाग को एक हम पुनर्बलन दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो अपने सही डायरेक्शन में उस दिमाग को चलाएगा, ना कि अब अपराध वाली जो गतिविधियां हैं उनमें चलाएगा। तो यानी व्यवहारात्मक गतिविधियों से। पुनर्वास विधि, ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए जहाँ उसमें स्वतः ही अपराध ना करने की प्रेरणा तीव्र होने लगे। एक इस तरह का वातावरण जहाँ पर वो क्या सुनेगा? सुबह सुबह भजन सुनेगा, फिर योगासन हो रहा है, वहाँ पे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई हो रही है। तो इस तरह का जो उसको बच्चे को क्या दिया जाएगा? वातावरण दिया जाएगा। तो उसमें ऐसे ख्याल ही नहीं आएंगे कि उसको क्या करने हैं आगे चल करके फिर अपराध करने हैं। तो ये होती है रोगनाशक प्रविधियाँ, जो बच्चे के अपराधी बनने के बाद उपयोग में लाई जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो समावेशी शिक्षा होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, वो क्या कहती है कि जब सभी बच्चों को एक साथ मेन स्ट्रीम में लाया जाता है, ठीक है, जब शारीरिक एंड मानसिक रूप से बाधित बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा। जहाँ पर सभी बच्चों को मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जाता है वो क्या होती है? समावेशी शिक्षा। सामान्य बच्चों के साथ समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, एक होती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एक होती है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये जो एकीकृत शिक्षा है और समावेशी शिक्षा है। तो इनके अंदर जो डिफरेंसेज होती हैं उनको हम देखेंगे। एकीकृत शिक्षा, विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल में स्थान देना, जो विकलांग बच्चे हैं उनको नियमित स्कूलों में स्थान देना। और समावेशी शिक्षा, विकलांग बच्चों को जिन्हें शिक्षा पाने में खतरा है पड़ोस के स्कूलों में स्थान देना, यानी उनके लिए जो स्कूल हो वो कहाँ पर रखे गए हों? उनके पड़ोस में रखे गए हों, ठीक है। विकलांगों का पृथक्करण नहीं, एकीकृत शिक्षा में विकलांगों को अलग नहीं किया जाता है, ठीक है। विकलांग बच्चों, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व भाषा के आधार पर वंचित बच्चों का पृथक्करण नहीं। यहाँ पर सिर्फ विकलांगों का पृथक्करण नहीं, लेकिन यहाँ पर विकलांग बच्चों, सामाजिक और आर्थिक या फिर सांस्कृतिक या भाषा के आधार पर किसी भी तरह से वंचित बच्चे हैं, किसी का भी पृथक्करण नहीं किया जाएगा समावेशी शिक्षा में। बच्चों को मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के लिए तैयार करना, जो बच्चे हैं उनको जो मौजूदा जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए तैयार किया जाएगा एकीकृत शिक्षा में। जबकि समावेशी शिक्षा में क्या होगा? शिक्षा व्यवस्था में वांछनीय रूपांतरण, ताकि वे बच्चे की आवश्यकताओं के अनुकूल बन सके। इसमें जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ही चेंज किया जाएगा बच्चे के अकॉर्डिंग, ताकि वे बच्चे के अनुकूल बन सके। जो बच्चा था उसको तैयार किया जा रहा था एकीकृत शिक्षा में, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है उसी को तैयार किया जा रहा है समावेशी शिक्षा में। तो ये मेन डिफरेंस है, आप लोगों को याद रखना है। अतिरिक्त सहायता के लिए बच्चों को संदर्भ कक्ष में भेजना, जैसे कि कोई ब्लाइंड स्टूडेंट है तो उसको फिर क्या करेंगे कि उसको जो क्लास देनी है तो अतिरिक्त सहायता है, उसको जो ब्रेल लिपि वगैरह से जो पढ़ाना है तो उसको अलग कक्षा रूम में भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा? जो समावेशी शिक्षा है, बच्चों की ज़रूरत की सारी सहायता उसका जो नियमित कक्ष है उसी में बच्चे को मिलेगी समावेशी शिक्षा में, क्योंकि सभी को समावेशी यानी सभी का समावेश करना, सभी को एक साथ एक जगह पे जोड़ के पढ़ाना।
बच्चों की अक्षमताओं को उजागर करना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब हम बच्चे को अलग से भेज रहे हैं तो उसकी अक्षमताएं क्या हो रही हैं, उजागर हो रही हैं। सभी बच्चों को पता चल रहा है, बच्चा हीन महसूस करता है, लेकिन बच्चों को कभी महसूस न होने देना कि वे अक्षम हैं। इस तरह की सुविधाएं बना देना कक्ष में ही, स्कूल में ही, कि बच्चे को कभी ये ही ना लगे कि वो क्या है, अक्षम है, उसके अंदर इतनी सक्षमताएं नहीं है। तो वो किस में आता है, समावेशी शिक्षा में आता है। फ्रेंड्स आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। जो एकीकृत शिक्षा है उसमें भी पढ़ाया जाता है विकलांग बच्चों को, लेकिन उसमें क्या किया जाता है कि जो उसके लिए जो एक्स्ट्रा जो सहायता होती है उसके लिए बच्चे को अलग से कक्ष में भेज रहे हैं, ठीक है। जो उसका जो शिक्षा व्यवस्था है वो बच्चे को शिक्षा व्यवस्था के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसी को बच्चे के लिए तैयार कर दो आप लोग। अगर कोई बच्चा चल नहीं सकता तो स्कूल में आप लोग लिफ्ट लगवा दो, ठीक है, समझ रहे हो ना, ऊपर जाने के लिए। ये कहने का मतलब है जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बच्चे के अकॉर्डिंग सेट कर देना। वो किस में आता है, समावेशी शिक्षा में आता है, ठीक है। बच्चे को ये महसूस ही नहीं होने देना कि वो क्या है, कैपेबल नहीं है, उसके अंदर इतनी क्षमताएं नहीं है। बच्चे को ऐसा महसूस ही नहीं होने देना है। उसको जो नियमित कक्ष है उसी के अंदर बैठा करके उसको क्या करवानी है, स्टडी करवानी है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है फ्रेंड, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके उद्देश्य क्या होते हैं। बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास करना। बच्चों में क्या आएगी फ्रेंड, जागरूकता की भावना आएगी। सभी बच्चों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना। जो देश की जो मुख्य धारा है सभी उसमें अपना योगदान दे सके। शिक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। जो प्रजातांत्रिक मूल्य है कि सभी क्या है, समान है, उन मूल्यों को बढ़ावा देना। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। इससे बच्चे क्या बनेंगे फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको सारी सुविधाएं मिल तो रही हैं, वो अपने आप को अक्षम समझ ही नहीं रहे हैं। सभी बच्चों की भ्रांतियों को दूर करना। जो बच्चों के मन में जो वहम होता है कि भाई वो तो दिव्यांग है तो वो ये चीज़ अचीव नहीं कर सकता, इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उनको अचीव करना। बल्कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी फील्ड में जो दिव्यांग बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना। जो असमर्थ बालक हैं उनको सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से सभी के साथ जोड़ देना, सभी को जोड़ करके देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ देना। यही क्या है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेरित करेगा। अब देखिए फ्रेंड, नेचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समावेशी शिक्षा है उसका नेचर किस तरह का होना चाहिए। समावेशी शिक्षा की प्रकृति सभी बच्चों के हक में होनी चाहिए, सभी बच्चों के हक में होनी चाहिए, ठीक है। समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बालक सम्मिलित हैं। असमर्थ बालकों को सभी समान सुविधाएं प्राप्त होती हैं। शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालकों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करके शिक्षा प्रदान की जाती है। जो असमर्थ बालक हैं उनको भी समान सुविधाएं दी जाती हैं। शारीरिक या मानसिक रूप से जो विकलांग बालक हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है फ्रेंड, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। ये हमने क्या देखा, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है। अब क्या देखेंगे, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए समाज में क्या आए फ्रेंड्स, एकीकरण आए, ठीक है। ऐसा पूरा समाज क्या हो, उसके इंटीग्रेट हो, उसके एक जगह पर सारा समाज काम कर सके। समानता के सिद्धांत हेतु हमारे जो नियम है, कानून है, उनके अंदर भी क्या कहा गया है, जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि समानता का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। मानसिक विकास करने हेतु जब बच्चे को महसूस होगा ही नहीं वो क्या है, अक्षम है, बल्कि उसको क्या लगेगा क्योंकि सक्षम है, वो भी कर सकता है सब कुछ, तो उसका क्या होगा, जो मेंटल डेवलपमेंट होगा। अधिक व्यय से बचने के लिए इससे क्या होगा, अलग से खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि एक ही जगह पर सब बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, अलग से कोई कमरा नहीं बनाया जा रहा है। शिक्षा को एक करने हेतु, शिक्षा सभी के लिए समान करने हेतु समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन। जो स्पेशल एजुकेशन है उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सबसे पहले 1980 में इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप के बारे में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो इम्पेयरमेंट होती है, क्षति होती है, डिसेबिलिटी होती है, अयोग्यताएं होती है, हैंडीकैप जो विकलांगता होती है, उसके बारे में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया है, WHO ने दिया है। कब दिया है, 1980 में दिया है। इट्स मेन पर्पज वाज टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड रिलेशनशिप अमंग इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। इसका जो मेन पर्पज है वो क्या था कि एक्सप्लेन किया जा सके इनकी डेफिनेशन को, इनकी रिलेशनशिप को, किसकी, इम्पेयरमेंट क्षति की, डिसेबिलिटी अयोग्यता,
और उसकी हैंडीकैप, उसकी विकलांगता को किसी भी, ठीक है, बेस्ड ऑन लीनियर मॉडल। किसके ऊपर डिपेंड है ये? लीनियर मॉडल पर। जो आपसे पूछ लेगा डिजीज, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? लीनियर मॉडल पर। या लीनियर मॉडल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एक ही रेखा में होते हैं। इम्पेयरमेंट होता है, इम्पेयरमेंट के बाद क्या आ जाती है? इम्पेयरमेंट होता है, इम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी से फिर क्या हो जाता है? हैंडीकैप हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डिजीज़ क्या होती है, अब इनके बारे में एक एक देखेंगे कि जो डिजीज़ है, सबसे पहले क्या हुई? कोई डिजीज़ हुई, कोई बीमारी हुई, फिर उससे इम्पेयरमेंट हो गया, क्षति हो गई, फिर उससे क्या आ गई? किसी काम को करने की अक्षमता आ गई, डिसेबिलिटी आ गई, और फिर उससे क्या हो जाता है? दिव्यांग हो जाता है, हैंडीकैप हो जाता है, विकलांग हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। डिजीज़ क्या है फ्रेंड्स? नॉर्मल प्रोसेस है। डिजीज़ क्या है? नॉर्मल प्रोसेस है। अफेक्ट द पर्सनस बॉडी ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। जो डिजीज़ है वो एक छोटे समय के लिए ही क्या करती है? किसी भी व्यक्ति की बॉडी को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। फ्यू फंक्शंस आर अफेक्टेड। कुछ जो फंक्शन होते हैं वही क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं। इट कैन बी कम्प्लीटली क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर थेरेपेटिक सर्विसेज। उसको क्या किया जा सकता है? अगर जो डिजीज है, जो बीमारी है, अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाए तो उसको कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। तो डिजीज जो रोग है वो समझ में आया, एक नॉर्मल प्रोसेस है। शरीर के किसी पर्टिकुलर मतलब हिस्से को या फिर पूरी बॉडी को कुछ शॉर्ट टाइम के लिए ही क्या करती है? अफेक्ट करती है। उससे कुछ जो फंक्शंस होते हैं वही अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि उसको जो अगर जो सारी जो उसको सुविधाएं हैं, थेरेपी है, ट्रीटमेंट है, वो प्रॉपर दिया जाए तो उसको पूर्ली टोटली उसको क्या किया जा सकता है? क्योर किया जा सकता है। अब आता है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या होता है? एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी, किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी, उसके अंदर असाधारण क्षमता, विच इज ऑफ physical and mental level is called impairment. It affects the structure and functioning of any person without affecting his ability. फ्रेंड, जो इम्पेयरमेंट है, जो क्षति है, वो क्या करती है फ्रेंड्स कि ये किसी भी तरह की हो सकती है। फिजिकल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, मेंटल लेवल का भी हो सकता है। ये जो पर्सन है उसकी जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शनिंग है उसको क्या करती है? अफेक्ट करती है विदाउट अफेक्टिंग हिज एबिलिटी। उसकी जो एबिलिटी है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, बल्कि जो स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग है उसके अंदर क्या आता है? चेंजमेंट आता है इम्पेयरमेंट में, यानी किसी चीज़ की क्षति हो जाती है, नुकसान होने लगता है। डिसेबिलिटी, क्षति के परिणाम स्वरूप सामान्य व्यक्ति की तरह क्रियाकलापों को करने में बाधा या क्षति को क्या कहते हैं? अक्षमता। अब किसी के कारण क्या थी? क्षति थी, लेकिन वो क्या कर रही थी? जो व्यक्ति था उसकी योग्यताओं को प्रभावित नहीं कर रही थी, तब तक तो वो इम्पेयरमेंट थी। लेकिन जो उसकी जो क्रियाकलाप करने की जो योग्यता है उसके अंदर क्या बन जाने लगती है? बाधा बनने लगती है, तो उसी को क्या कहते हैं? अक्षमता कहते हैं, डिसेबिलिटी कहते हैं। और क्षति और अक्षमता होने के कारण से हैंडीकैप हो जाता है व्यक्ति, उसके अंदर विकलांगता आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया? देखिएगा, सबसे पहले क्या थी? डिजीज। कोई क्या हो गई फ्रेंड्स? बीमारी हो गई, ठीक है, ठीक है। तो उस डिजीज को क्या किया जा सकता है? जैसे कि टाइफाइड हो गया तो उसको क्या किया जा सकता है? क्योर किया जा सकता है। जैसे कि पीलिया हो गया, ठीक है, तो उसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन वो जो पीलिया है वो क्या हुआ? क्योर नहीं हुआ, तो वो आगे चल करके क्या हो जाएगा? वो किसके अंदर बदलने लगेगी? इम्पेयरमेंट के अंदर, उसको क्षति होने लगेगी। जो पीलिया होता है वो किसको प्रभावित करता है? लीवर को। तो लीवर में क्या होने लग गई? क्षति होने लग गई, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? इम्पेयरमेंट बोलेंगे। अब उस इम्पेयरमेंट के कारण अगर किसी व्यक्ति में कोई अयोग्यता आ जाती है, मान लो वो क्या हो गया, उसको ना लकवा लग गया, ठीक है, उसको बहुत टाइम से मतलब बीमारी रही, वो बीमार रहा और फिर उसके बोलते हैं ना हवा लग गई, तो उसके लकवा लग गया, तो वो क्या हो जाएगी? डिसेबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिसेबिलिटी, क्योंकि वो अपना काम करने में प्रॉपर सक्षम नहीं है। फिर फ्रेंड्स उसके अंदर क्या थी? क्षति भी आ चुकी, अक्षमता भी आ चुकी, तो फिर उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? हैंडीकैप की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिजीज़, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप में क्या डिफरेंसेज होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल हिस्ट्री ऑफ द स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल, तो ये तो हमने क्या देखा था? जो WHO है उसने नहीं बताया था, लेकिन जो इंटरनेशनल हिस्ट्री ऑफ द स्पेशल एजुकेशन की जो इंटरनेशनल हिस्ट्री है वो देखेंगे। पहली बार बताया कि बधिर बच्चे भी पढ़ सकते हैं और वे सीखने के योग्य हैं। याद रखेंगे, ठीक है। पेड्रो पोंसी डी लियोन, इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप लोग देख लेना, ठीक है। पहली बार पहली बार किसने बताया कि बधिर बच्चे भी पढ़ सकते हैं, वे सीखने के योग्य होते हैं? तो पहली बार स्पेन ने बताया है, और स्पेन में जिस संस्था का नाम है वो क्या है? पेड्रो पोंस डी लियोन। पेड्रो पोंस डी लियोन, याद रखना है। पहली बार किसने बताया था बधिर बच्चे पढ़ सकते हैं, सीखने के योग्य होते हैं? स्पेन की एक संस्था पेड्रो पोंस डी लियोन, ठीक है।
बधिर बच्चों के संप्रेषण के लिए स्पेलिंग सिस्टम के मैनुअल का विकास किया। जो बधिर बच्चे हैं उनके कम्युनिकेशन के लिए जो स्पेलिंग सिस्टम है वो उसका जो मैनुअल का जो विकास है वो किसने किया है? फादर एबी डी लेपी। फादर एबी डी लेपी, ठीक है, क्या याद रखेंगे? फादर एबी डी लेपी। 18वीं शताब्दी में बधिर बच्चों के लिए पहला पब्लिक स्कूल कहाँ खोला गया? पेरिस में। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड जो HSSC है ना वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों आज खांसी चल रही है। तो जो 18वीं शताब्दी में बधिर बच्चों के लिए पहला पब्लिक स्कूल कहाँ खोला गया? पेरिस में खोला गया, याद रखना है। जो बच्चों के लिए स्पेलिंग सिस्टम का जो मैनुअल का जो विकास किया है किसने किया है? फादर एबी डी लेपी ने किया है। और पहली बार कहाँ की संस्था ने बताया कि जो बधिर बच्चे होते हैं वो सीखने के योग्य होते हैं? स्पेन की संस्था ने, पेड्रो पोंसी डी लियोन ने, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बहुत आराम से करवाते हुए चल रही हूँ क्योंकि ये यूनिट कोई इतनी बड़ी नहीं है कि हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जो आगे देखिएगा, पेरिस का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डीफ मॉडल बनने के बाद 15 अप्रैल 1817 में, जो पेरिस का क्या बन गया? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डीफ मॉडल बनने के बाद 15 अप्रैल 1817 में हार्टफोर्ड में कनेक्टिकट अजाइलम नामक संस्थान बधिर एंड गूंगे बच्चों की शिक्षा के लिए खोला गया। बाद में इसका नाम अमेरिकन स्कूल फॉर डीफ रखा गया, ठीक है। याद रखेंगे कि जो पेरिस के अंदर जो डीफ मॉडल बन चुका था उसके बाद 1817 में हार्टफोर्ड में एक कनेक्टिकट एजाइलम खोला गया जो बधिर एंड गूंगे बच्चों की शिक्षा के लिए था। और बाद में उसका नाम क्या लिखा गया? अमेरिकन स्कूल फॉर डीफ, जो किसके लिए है? बधिर एंड गूंगे बच्चों के लिए है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए संप्रेषण का खोजकर्ता, जो श्रवण बाधित हैं, जो सुन नहीं सकते, जिनके अंदर सुनने की योग्यता नहीं है, उनके लिए जो संप्रेषण का जो खोजकर्ता है वो किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को। किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने भी किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। बधिर बच्चों की ओरलिज्म का ऑफिशियल अडॉप्शन हुआ जो आवासीय विद्यालय की अपेक्षा डे क्लासेस का समर्थन करता है। जो बधिर बच्चों की जो शिक्षा थी उसमें ओरलिज्म का ऑफिशियल अडॉप्शन हुआ जो आवासीय विद्यालय की अपेक्षा किसका समर्थन करता था? डे क्लासेस का, ना कि आवासीय विद्यालय का, ठीक है। किसका समर्थन करता था? डे क्लासेस का। जीन मार्क इटार्ड ये विशेष शिक्षा की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। विशेष शिक्षा की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति किसको माना जाता है? जीन मार्क इटार्ड को। किसको माना जाता है? जीन मार्क इटार्ड को। याद रखना है, इन्होंने 11 वर्ष के जंगली लड़के पर ऐसा किया था जिसका क्या नाम था? विक्टर। क्या नाम था? विक्टर, ठीक है। सामान्य नहीं बन पाए लेकिन व्यवहार में सुधार हुआ था। इनकी पुस्तक है वाइल्ड बॉय ऑफ एवलान। वाइल्ड बॉय ऑफ एवलान, ये आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पास क्या क्वेश्चन निकल करके आया है? ध्यान रखना है कि जो जीन मार्क इटार्ड हैं उन्होंने सबसे पहले विशेष शिक्षा की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति जीन मार्क इटार्ड हैं। उन्होंने ये जो अपना प्रयोग है वो किसके ऊपर किया था? विक्टर के ऊपर किया था। वे विक्टर को सामान्य तो नहीं बना पाए लेकिन उसके व्यवहार में क्या हुआ था? सुधार हुआ था, और जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक वाइल्ड बॉय ऑफ एवलान में किया है। ओके। 1894 में पहला मानसिक स्कूल संयुक्त राज्य अमेरिका में खोला गया। पहला मानसिक स्कूल, ध्यान रखना है, पहला जो बधिर वाला था वो तो हमने देख लिया था, पेरिस के अंदर था। जो पहला मानसिक स्कूल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1894 ईस्वी में खोला गया। नेशनल एसोसिएशन फॉर रिटार्डेड सिटीजन NARC का गठन कब हुआ? 1950 में हुआ। NARC का गठन कब हुआ? 1950 में हुआ। नेशनल एसोसिएशन फॉर रिटार्डेड सिटीजन जिसकी फुल फॉर्म है। ओके, तो यहाँ तक आप लोग पहुँच चुके हैं। अब देखिए हेलेन केलन। अब जो हेलेन केलन है उन्होंने क्या किया था? जो हेलेन केलन है उनका जन्म 27 जून 1880 को अल्बामा में हुआ था। पहली बधिर आंध महिला जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। याद रखना है, पहली बधिर आंध यानी जो क्या थी? बधिर थी, ठीक है, जिसको सुनाई भी नहीं देता था और जो क्या थी? अंधी भी थी, और जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी, ठीक है। स्पष्ट विधि द्वारा सांकेतिक भाषाओं के प्रयोग से उन्होंने क्या की थी? स्नातक ग्रेजुएट हुई थी वो, ठीक है। क्या बताया जाता है कि जब वो 19 महीने की थी तो उनको क्या हो गया था? फीवर हो गया था, और वो फीवर उस समय ब्रेन फीवर बन चुका था, और ब्रेन फीवर से ही जिसको अब उस ब्रेन फीवर को अब क्या नाम दिया जाता है? स्कारलेट फीवर का नाम दिया जाता है, जिनके कारण वो क्या हो गई थी? बधिरांध हो गई थी। ध्यान रखेंगे, जो हेलेन केलन है वो अल्बामा में जन्म हुआ था। पहली बधिरांध महिला है जिन्होंने क्या की थी? स्नातक की डिग्री ली थी, ग्रेजुएट हुई थी। हेलेन केलन जो थी वो जन्म से ही बधिरांध नहीं थी। वो जब वो 19 महीने की थी तब उनको क्या हुआ? फीवर, और उस टाइम पे उस फीवर को क्या नाम दिया गया था? ब्रेन फीवर कहा गया था। लेकिन अब उस फीवर को क्या कहा जाता है? स्कारलेट फीवर कहा जाता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं।
लुइस ब्रेल। 1832 में ब्रेल लिपि, 1832 में ब्रेल लिपि किसने दी है? लुइस ब्रेल ने दी है। पहले 12 बिंदु थे, अब कितने बिंदु हैं उसमें? 6 बिंदु हैं। जो लुइस ब्रेल थे वे कुपवरे पेरिस के रहने वाले थे। लुइस ब्रेल कहाँ के थे? कुपवरे पेरिस के रहने वाले थे। 3 वर्ष के थे तब आँख में चोट लग गई थी, जिससे क्या हो गए थे? दृष्टिहीन। जो लुइस ब्रेल थे वो भी जन्मांध नहीं थे, जन्म से अंधे नहीं थे। 3 साल की उम्र में इनकी आँख में चोट लग गई थी, जिससे वो दृष्टिहीन हो गए थे। लुई ने 1829 में पहली बार ब्रेल पुस्तक प्रकाशित की। जो लुइस ब्रेल हैं उन्होंने अपनी जो पुस्तक है ब्रेल लिपि की वो कब प्रकाशित की? 1829 में। जबकि उनका जन्म कब हुआ था? 1809 में हुआ था। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है मारिया मोंटेसरी। इंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल। इन्होंने जो मारिया मोंटेसरी है, इन्होंने जो इंद्रिय प्रशिक्षण है, ठीक है, जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनके प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया है। बालक अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में बहुत कुछ सीख लेता है, मारिया मोंटेसरी बताती हैं। मोंटेसरी ने अपनी विशेषण सामग्री में, शिक्षण सामग्री में अपने मूर्त अनुभवों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किया है। मोंटेसरी विधि भी पढ़ते हो ना, ठीक है। तो मारिया मोंटेसरी है, उन्होंने किस पर बल दिया है? याद रखना है, इंद्रिय प्रशिक्षण पर। उन्होंने क्या बताया है कि बालक जो है वो अपने जीवन के जो शुरुआती वर्ष होते हैं उनमें बहुत कुछ सीख जाते हैं। ओके। अल्फ्रेड बिने हैं। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को मापा जा सकता है और शिक्षा के द्वारा सुधारा जा सकता है। ऐसा किसने बताया है? अल्फ्रेड बिने ने बताया है कि बुद्धि को मापा जा सकता है और शिक्षा के द्वारा सुधारा भी जा सकता है। अब हम कुछ एक्ट पढ़ने वाले हैं। एक्ट ऑफ डिसेबिलिटी फील्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो डिसेबिलिटी फील्ड में जो एक्ट हैं उनके बारे में पढ़े हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, यहाँ तक समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग ना वीडियो को शेयर करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। मैंने कल आपको बोला था कि आपको यूनिट 2 पे मैंने ज़्यादा नहीं, आप लोगों को 1000 व्यूज ही बोले थे, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक मुझे भी रेनफोर्समेंट नहीं मिलेगा, पुनर्बलन नहीं मिलेगा, तो मैं भी काम कैसे कर पाऊँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझने की कोशिश किया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक्ट ऑफ डिसेबिलिटी फील्ड इन इंडिया। जो एक्ट ऑफ डिसेबिलिटी फील्ड इन इंडिया हम पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट एक्ट आ जाता है इंडिया ल्यूनेंसी एक्ट 1912, भारतीय पागल अधिनियम 1912। भारतीय पागल अधिनियम 1912 है। मानसिक रोग से पीड़ित लोगों को मानसिक अस्पताल में देखभाल के लिए भेजा जाता है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? जो कि मानसिक रोग से पीड़ित है, ठीक है, जिनको पागल बोला जा रहा है, उनको मानसिक अस्पताल में देखभाल के लिए भेजा जाता है। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, मानसिक रोगियों का इलाज मनोचिकित्सक अस्पताल में सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो मेंटल हेल्थ एक्ट है 1987 वो क्या बता रहा है? जो मानसिक रोगी हैं उनका इलाज मनोचिकित्सक अस्पताल में सरकार के द्वारा किया जाता है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो RCI है, वो क्या बताती है? 1981 के पश्चात भारत में पुनर्वास के बारे में सोचा गया है। तो आपको याद रखना है RCI की फुल फॉर्म रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका जो कब से शुरू किया गया? 1981 में। कब से? RCI कब आया? 1981 में। भारतीय पुनर्वास की स्थापना 1986 में हुई। RCI 1981 में आया, लेकिन भारतीय पुनर्वास की स्थापना 1986 में हुई, जो क्या है? एक पंजीकृत सोसाइटी है, जो कि एक पंजीकृत सोसाइटी है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में पारित हुआ। ये भी याद रखना है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? 1992 में। लागू कब हुआ? 1993 में। 2000 में इसमें संशोधन किया गया। इसके अंदर 3 अध्याय हैं। जो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम है, इसके अंदर 3 अध्याय हैं। RCI सभी विशेष शिक्षा के पेशेवरों को एक पंजीकृत प्रदान करता है। विशेष शिक्षा के जो पेशेवर हैं उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करता है। RCI सभी प्रशिक्षण पेशेवरों के लिए सिलेबस एवं पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है। जो पेशेवर हैं उनके लिए सिलेबस और पाठ्यक्रम जो करिकुलम है उसको निर्धारित करता है। जो विशेष शिक्षा से संबंधित है सभी स्कूलों व कॉलेजों की निगरानी करता है। जो हमारा RCI है, जिसके अंदर हम राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में पढ़ते हैं, उसमें 2000 में संशोधन किया गया है। 3 अध्याय है और इसके अंदर जो विशेष शिक्षा के जो भी पेशेवर हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन होता है। उनका सिलेबस क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, ये सब प्रोवाइड करता है। और जो विशेष शिक्षा से संबंधित है उन स्कूल व सभी कॉलेजों की निगरानी करता है। नेक्स्ट आ जाता है द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, PWD एक्ट 1995। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। PWD एक्ट 1995 समान अवसर
सुरक्षा का अधिकार एवं पूर्ण भागीदारी। इसके अंदर क्या कहता है कि समान अवसर होने चाहिए, उनकी क्या होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए जो डिसेबल पर्सन है, और उनकी समाज में पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। पारित कब हुआ? 1995 में पारित हुआ। लागू कब हुआ? 7 फरवरी 1996 से लागू हुआ, याद रखेंगे। PWD एक्ट 1995 में आया है, लागू कब हुआ है? 7 फरवरी 1996 से। सरकारी नौकरियों में उनको कितना आरक्षण होना चाहिए? जो डिसेबल हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको 3% आरक्षण होना चाहिए। विशेष बच्चों को शिक्षा, व्यवसाय, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए। और कितनी विकलांगताएं इसके अंदर ऐड की गई हैं? 7। PWD में कितनी विकलांगताएं हैं? 7। कौन कौन सी? दृष्टि अक्षमता, मानसिक मंदता, श्रवण अक्षमता, समझ रहे होंगे ना, दृष्टि अक्षमता, देखने में अक्षम, मानसिक मंदता जो थोड़ा सा मानसिक रूप से मंद हो, श्रवण अक्षमता हो जिसके सुनने की शक्ति ना हो, अल्प दृष्टि दोष हो जिसको देखने में थोड़ा मतलब दोष हो, ठीक है, कुछ दिखाई देता हो, मानसिक रोगी हो, चलन अक्षमता, लोकोमोटर एबिलिटी जो डिसेबिलिटी है वो हो, कुष्ठ रोग व्यक्ति हो, और क्या हो? कुष्ठ रोग हो उसको, ठीक है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 नेशनल ट्रस्ट एक्ट की स्थापना कब हुई? 1999 में। स्वैलीन, प्रमस्थ के पक्षघात, मानसिक मंदता एंड बहुविकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों का कल्याण एवं देखभाल की जाती है। विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाता है, सभी पंजीकृत संगठनों को सेवाएं प्रदान करता है, जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है। उसके बाद कुछ फ्रेंड्स स्कीम्स हैं, उनको भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि दिशा स्कीम हो गई, अर्ली इन्वेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम, जो बच्चों को स्कूल के लिए रेडीनेस करना, दिशा स्कीम। विकास डे केयर स्कीम है, विकास कैसी स्कीम है? डे केयर। समर्थ जो है वो रेस्पाइट केयर है। घरौंदा जो है ग्रुप होम फॉर एडल्ट्स, जो एडल्ट्स हैं उनको ग्रुप होम देता है। निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये जो सब आपको मैं जो स्कीम्स बता रही हूँ ना, ये सब किससे रिलेटेड है? जो दिव्यांग हैं उनसे रिलेटेड है। सहयोगी केयर गिवर ट्रेनिंग स्कीम है। ज्ञान प्रभा एजुकेशनल सपोर्ट करता है। प्रेरणा मार्केटिंग असिस्टेंस है। संभव एड्स एंड असिस्टेड डिवाइसेस है। और बढ़ते कदम अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन इंटरेक्शन है। इनको आप एक बार शॉर्ट में ध्यान रखना कि जो दिशा है वो क्या है? अर्ली इन्वेंशन एंड स्कूल रेडीनेस। विकास डे केयर है। समर्थ रेस्पाइट केयर है। घरौंदा ग्रुप होम फॉर एडल्ट्स है। निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। सहयोगी केयर गिवर ट्रेनिंग स्कीम है। ज्ञान प्रभा एजुकेशनल सपोर्ट है। और प्रेरणा मार्केटिंग असिस्टेंस है। संभव एड्स एंड असिस्टेड डिवाइस है। और बढ़ते कदम एक अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन है। ओके। नेशनल पॉलिसीज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, जो नेशनल पॉलिसीज है वो 2006 में आया, ठीक है। उसमें क्या बताया गया है? यह नीति विकलांग व्यक्तियों को बाधा रहित वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, अनुसंधान आदि अवसर प्रदान करती है। जो नेशनल पॉलिसी है 2006 में वो क्या प्रोवाइड करती है? बाधा रहित वातावरण, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा और अवसर प्रदान करती है। शारीरिक शिक्षा एवं आर्थिक पुनर्वास, विकलांगता की रोकथाम, पुनर्वास कार्रवाई, विकलांग महिलाएं, विकलांग बच्चे, अवरोध मुक्त वातावरण, अक्षमता प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा, NGOs को बढ़ावा, अक्षमता वाले छात्रों के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करना, अनुसंधान के अवसर, खेल एंड सांस्कृतिक जीवन से जोड़ना, अक्षमता वाले छात्रों के संवैधानिक कानून के बारे में संशोधन, ये सब किस में बताया गया है? जो नेशनल पॉलिसी आई है हमारी उसके अंदर बताया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मेजर स्कीम्स रन बाय डिसेबल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो कुछ स्कीम्स हैं वो डिसेबल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जो शुरू की गई हैं उनके बारे में देखते हैं। विकलांग बच्चों की छात्रवृत्ति योजना, विकलांग बच्चों को क्या दी जाती है? छात्रवृत्ति दी जाती है। जिन अभिभावकों की मासिक आय 2000 से कम है, ठीक है, जिन अभिभावकों की मासिक आय 2000 से कम है उनको कक्षा 1 से 5 25 रुपये प्रति माह, कक्षा 6 से 8 40 रुपये प्रति माह, कक्षा 9 से 12 85 रुपये प्रति माह, और जब वो स्नातक करते हैं तो 125 रुपये प्रति माह, और जब वो पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो 170 रुपये प्रति माह, याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। डिसेबल्ड चिल्ड्रन प्रोस्थेसिस असिस्टेंस डिवाइस स्कीम, जिनकी आय 300 से कम है, ये जो स्कीम है ये क्या बता रही है कि जिनकी आय 300 से कम है उन्हें विकलांगता के अनुसार 1000 रुपये सीमा तक के कृत्रिम अंग या सहायता उपकरण दान दिए जाते हैं। इसके अंदर कृत्रिम अंग और सहायता उपकरण दान दिए जाते हैं 1000 की सीमा तक। डिसेबल्ड चिल्ड्रन पेंशन स्कीम, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनकी जो पेंशन स्कीम है, अगर मंथली इनकम 225 रुपये से कम है तो 125 रुपये प्रति महीना दिया जाता है, और इसका लाभ 1.40 लाख जो विकलांग बच्चे हैं वो उठा रहे हैं। डिसेबल्ड चिल्ड्रन शॉप बिल्डिंग स्कीम, ये अगर जो इनकम है वो 20,000 से कम है तो
जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन शॉप बिल्डिंग स्कीम है उसके अंदर 20,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, जो 5,000 हैं वो ग्रांट के रूप में दिए जाते हैं और जो 15,000 है उसको वो लोन की फॉर्म में दिए जाते हैं कोई भी शॉप बिल्डिंग करना चाहते हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन। रिवार्ड फॉर मैरिंग ए हैंडीकैप, एक हैंडीकैप से जब शादी करते हैं तो विकलांग लड़के को 11,000 रुपये और लड़की को 14,000 रुपये मिलते हैं। स्टेट लेवल अवार्ड्स फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, जो स्टेट लेवल अवार्ड्स हैं वो प्रतिभाशाली बच्चों को राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। स्टेट लेवल पर जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको अवार्ड्स मिलते हैं, डिसेबल्ड को वो राज्यपाल के द्वारा मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है RPWD एक्ट, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, सबसे पहले तो आपसे पूछेगा RPWD एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म क्या है, द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। कब का एक्ट है ये, 2016 को। पास कब हुआ ये, 2016 में। लागू कब हुआ, 15 जून 2017 को, ये भी याद रखना है। लागू कब हुआ, 15 जून 2017 को। 6 से 18 तक मुफ्त शिक्षा प्रावधान है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है और KVS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो RT एक्ट है उसमें तो कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं उनको जो मुफ्त शिक्षा है वो कितनी उम्र से कितनी उम्र तक है, 6 से 18 वर्ष तक। याद रखना, आप लोग वहाँ पे ऑप्शन में 6 से 14 देखोगे ना तो 6 से 14 वालों पे क्लिक करोगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन देखना है कि डिसेबल्ड पूछा गया है तो कहाँ से कहाँ तक है, 6 से 18 वर्ष। और ये ऐसा किस में बताया गया है, RPWD एक्ट 2016 में। जो हमारा PWD एक्ट था 1995 का, उसके अंदर हमारे पास ओनली कितनी विकलांगताएं थी, 7, जबकि इसके अंदर कितनी विकलांगताएं रखी गई हैं, 21 विकलांगताएं, जिनको आपको ध्यान से देखना है क्योंकि आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी विकलांगता RPWD एक्ट में नहीं है। ठीक है, तो 21 विकलांगताएं, दृष्टि अक्षमता, अल्प दृष्टि, कुष्ठ रोग व्यक्ति, स्वर्ण अक्षमता, चलन अक्षमता, बोनापन, बौद्धिक अक्षमता, वाणी एवं भाषा अक्षमता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, मानसिक रुग्णता, स्वैलीनता, परमस्थीय पक्षघात, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, मस्कुलर डेस्ट्रोफी, विशिष्ट अधिगम क्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बहुविकलांगता और एसिड अटैक विक्टिम और पार्किंसन डिजीज, जिनके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। ठीक है, ये सब 21 विकलांगताएं हैं। इन पे जाने से पहले हम लोग इनके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं, PWD एक्ट 1995 में और RPDW एक्ट 2016 में। जो PW एक्ट है मेडिकल मॉडल है, चैरिटी बेस्ड है। कैसा है, मेडिकल मॉडल है और चैरिटी बेस्ड है। ये मेडिकल मॉडल है लेकिन ये कैसा है, सोशल मॉडल है। कैसा मॉडल है, सोशल मॉडल है, सोशल मॉडल है, राइट बेस्ड है। ठीक है, ये चैरिटी बेस्ड था, दान अनुदान पे आधारित था। ये राइट्स है, जो अधिकार हैं उनके ऊपर आधारित है। एप्लीकेबल इन होल इंडिया एक्सेप्ट JNK को छोड़कर पूरे इंडिया में लागू था। जबकि ये जो RPWD एक्ट है ये 2016 वाला, ये सब जगह पर लागू है। इसके अंदर 7 डिसेबिलिटी थी, जबकि 2016 वाले में 21 डिसेबिलिटी है। डेफिनेशन वर नॉट वेल डिफाइंड। इसके अंदर जो विकलांगता की जो डेफिनेशन थी ना, सबसे ज़्यादा तो यही दिक्कत आ रही थी। जो PWD एक्ट था 1995 वाला, उसके अंदर जो डेफिनेशन थी वो अच्छे से डिफाइन नहीं थी, जबकि RPWD एक्ट में अच्छे से डिफाइन है। ओके, मानसिक बीमारी की परिभाषा संकीर्ण बिना किसी स्पष्टीकरण के है। मानसिक बीमारी की कोई ढंग से डेफिनेशन नहीं दे रखी है, जबकि इसमें मानसिक बीमारी की व्यापक परिभाषा दी हुई है। जो PWD एक्ट था उसके अंदर कुछ राइट्स थे, जबकि इसके अंदर सभी राइट्स हैं और चाइल्ड एंड वुमेन्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ओनली 3% आरक्षण था, जॉब बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 4% कर दिया गया है। जबकि जो हायर जो जॉब है, हायर क्वालिफिकेशन वाली, उनके अंदर 5% कर दिया गया है। नहीं 5% किया जा सकता है हायर। ठीक है, अपराध एंड दंड परिभाषित नहीं है और ये इसके अंदर सब कुछ परिभाषित है। RPDW एक्ट में 17 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 17 अध्याय हैं। चैप्टर 13 है, उसके अंदर स्पेशल कोर्ट के बारे में बताया गया है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे अंदर चैप्टर आ जाते हैं। चैप्टर 13 में स्पेशल कोर्ट, चैप्टर 12 में राइट, चैप्टर 16 में ऑफेंस एंड पेनल्टीज और चैप्टर 3 में एजुकेशन। जो विकलांग बच्चे हैं उनके एजुकेशन का जिक्र चैप्टर 3 में किया गया है। उनको ऑफेंस और जो पेनल्टीज़ हैं वो क्या लगेंगी वो चैप्टर 16 में बताया गया है। उनके जो अधिकार हैं वो चैप्टर 2 में बताए गए हैं और उनके लिए स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई है वो चैप्टर 13 में बताया गया है। अब फ्रेंड्स हमने जो ये देखी है ना, जो विकलांगताएं देखी हैं, इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। ब्लाइंडनेस, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ब्लाइंडनेस। इसके अंदर पूर्ण दृष्टि क्या हो, निःशक्त हो, संभावित बेहतर सुधार के बाद एक व्यक्ति के साथ बेहतर आँख में 3/60 से कम
या 10/200 स्नेलन से कम दृष्टि तीक्ष्णता। जो दृष्टिहीन है वो किसको माना जाता है कि संभावित बेहतर सुधार के बाद उसके अंदर जो स्नेलन जो तीक्ष्णता है वो 3/60, याद रखेंगे 10/200 स्नेलन से कम दृष्टि तीक्ष्णता हो, 3/7 और 10/200। 10% से कम कोण के साथ दृष्टि प्रसार क्षेत्र की सीमा। लो विजन, दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से अधिक नहीं। लो विजन में किसको माना गया कि 6/18 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 20/60 से स्नेलन क्षमता कम नहीं होनी चाहिए, या फिर 3/60 और 10/200। 10 से 40 डिग्री तक के कोण के साथ दृष्टि क्षेत्र की प्रसार सीमा। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग जो लो विजन है और जो लीगल ब्लाइंडनेस है वो किसको माना गया है? लो विजन 6/18 और विजन आर लेस देन 10 डिग्री एंगल। लीगल ब्लाइंडनेस में आई इंटेंसिटी शुड बी लेस देन 6/60, 20/100 एंड विजन शुड बी लेस देन 20 एंगल। ये आप याद रख लेना, ठीक है, याद हो जाए तो। लो विजन में क्या माना गया है? वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर न बनकर आगे या पीछे बनता है, देखने की कुछ क्षमता होती है। लो विजन है उसके अंदर व्यक्ति कुछ देख पाता है लेकिन क्लियर नहीं देख पाता है, ठीक है। जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर ना बनकर आगे पीछे बनता है। कुष्ठ रोग व्यक्ति यानी जिसके अंदर कोढ़ जिसको बोलते हैं। संक्रामक रोग है। कुष्ठ कैसा है? संक्रामक है, यानी एक से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। कई वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, ठीक है। विषाणु संक्रमण है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। हाथ पैर ज़्यादा प्रभावित होते हैं, प्रभावी अंग गलना शुरू हो जाते हैं। हैंसन रोग भी कुष्ठ रोग के अंतर्गत आता है। 1873 में एम लेप्राई ने खोज कि इसकी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई जीवाणु द्वारा फैलता है। भारत में लगभग 40 लाख रोगी हैं कुष्ठ रोग के, जिसे बोलते हैं ना कोढ़ बोलते हैं जिसको। हैंसन रोग भी इसको बोला जाता है। 1873 में किसने खोज की? एम लेप्राई ने किसकी खोज की? कुष्ठ रोग की। और किसके द्वारा फैलता है ये याद रखना, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई जीवाणु के द्वारा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई जीवाणु के द्वारा, ठीक है। जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है अकॉर्डिंग टू IDA ने क्या बताया है? एन इम्पेयरमेंट इन हियरिंग वेदर परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग दैट एडवर्सली अफेक्ट चाइल्ड एजुकेशनल परफॉर्मेंस, कि बच्चे को सुनना या कुछ समय के लिए कम सुनना ये किसको, उसकी जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उसको प्रभावित करता है। जब किसी बच्चे को सुनाई ही नहीं दे रहा होगा, अब इस जो क्लास मैंने आप लोगों के लिए अरेंज की है इसके अंदर अगर मेरी वॉइस ही ना हो तो फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ। अब फ्रेंड डीफनेस, पर्सन हैज़ 70 dB फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ईयर्स। 70 dB फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी होती है तो उसको क्या बताया गया है? डिफनेस बताया गया है। लो हीयरिंग मीन्स पर्सन हैज़ साउंड फ्रीक्वेंसी बिटवीन 60 dB टू 70 dB। अगर 60 से 70 के बीच में है तो वो किस में आता है? लो डिफनेस में, लो हीयरिंग में आता है। और टोटली डिफनेस 70 dB फ्रीक्वेंसी वाला आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट के टाइप: कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, मिक्स्ड हियरिंग लॉस, सेंट्रल हियरिंग लॉस। ये जरूरी नहीं है, इसको क्वेश्चन से छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में फ्रेंड्स क्या होता है? जो व्यक्ति की उठने बैठने चलने कूदने के साथ साथ किसी वस्तु तक पहुंचने उठाने एवं ले जाने में कठिनाई आ जाती है। जन्मजात भी हो सकता है, जन्म के बाद भी हो सकता है। उठ बैठ चल नहीं सकता, किसी वस्तु को उठा नहीं सकता, ठीक है। ये किस में आता है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता है। 20.3% ऑफ टोटल डिसेबल्ड पर्सन इन इंडिया। जो टोटल डिसेबल्ड पर्सन है 20.3%, अगर 100 बंदे हैं तो 100 में से 20 बंदे को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। गत्यात्मक निषक्ताओं के प्रकार, गत्यात्मक जो निषक्ताएं हैं उनके प्रकार: अस्थिपेशीय, हड्डियों से रिलेटेड, जन्मजात कुसंरचना हो सकती है, पोलियो से, बाल वक्र से, मेरुदंड द्विशाखन, पेशीय दुर्विकास, अंग विच्छेद, अविकसित अंग, कुष्ठ रोग, चोट के कारण विकृति, प्रमस्तिष्क पक्षघात, ये सब किस में आती हैं? लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आती हैं। नेक्स्ट आ जाती है ड्वार्फिज्म, बोनापन। आनुवंशिक व चिकित्सीय स्थिति के कारण कद 4 फीट 10 इंच या उससे कम हो। कद है वो कितना हो? 4 फीट 10 इंच से कम हो तो वो बोनापन में आता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मंदबुद्धित बच्चों के साथ सैगुइन नामक एक फ्रांसीसी मनोचिकित्सक ने पहला संगठित कार्यक्रम 1837 में शुरू किया गया। पहला स्कूल 1848 में मैसाचुसेट्स में खोला गया। भारत का याद रखना आप, भारत में कब खोला गया? बॉम्बे में 1941 में। जो मंदबुद्धित बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खोला गया 1941 में बॉम्बे में। सबसे पहले सैगुइन नामक जो फ्रांसीसी थे उन्होंने इसके ऊपर संगठित कार्यक्रम शुरू किया था। एजुकेबल क्वालिफिकेशन, जो एजुकेबल क्वालिफिकेशन है उसके अंदर जो एजुकेबल है वो अगर 50 से 70 IQ है तो वो एजुकेबल है, उसको एजुकेशन दी जा सकती है। ट्रेनेबल, उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है, ठीक है ना, प्रशिक्षण द्वारा उसको पढ़ाया जा सकता है 35 से 50 IQ वाले को। लेकिन अगर बिलो 35 से IQ है तो वो कस्टोडियल केस हो जाता है, ठीक है।
साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर 90 से 100 को क्या माना गया है, सामान्य, 70 से 90 वाले को सीमा रेखित, 50 से 69 वाले को अल्प मानसिक, 35 से 49 वाले को अति अल्प मानसिक और 20 से 34 वाले को गंभीर और 0 से 20 वाले को अति गंभीर। ये जो आपको जो टेबल दी गई है ना, ये कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी डिफर भी कर सकती है, तो इससे बिल्कुल पैनिक मत होना, ठीक है। 8 मेंटल इलनेस बताई गई हैं, जो मानसिक संतुलन सही नहीं होता, ठीक है। जो 8 नंबर पर है वो क्या बताया गया है, मेंटल इलनेस, वो क्या होती है कि उसके अंदर मानसिक जो संतुलन है वो सही नहीं होता। 9 नंबर पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है फ्रेंड्स, स्वलीनता, अपने अंदर ही लीन रहता है बालक। द अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1990, ऑटिज्म इज ए डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी विच मेनली अफेक्ट वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। ये क्या करती है फ्रेंड्स कि जो वर्बल है, नॉन वर्बल है, कम्युनिकेशन, उसको डिफेक्ट करती है, और बच्चा सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि अपने आप ही क्या रहता है, वो लीन रहता है। इसके जो टाइप्स हैं वो क्या बताई गई है, एस्पर्जर सिंड्रोम, रैट्स डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसइंटरेक्टिव डिसऑर्डर, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट है सेरेब्रल पॉलिसी। जो सेरेब्रल पॉलिसी है उस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया, 1843 में अंग्रेजी ऑर्थोपेडिक सर्जन विलियम लिटिल ने मानव फ्रेम की विकृति में किया। जो सेरेब्रल पॉलिसी है उस शब्द का पहली बार प्रयोग 1843 में किया गया, अंग्रेजी ऑर्थोपेडिक सर्जन विलियम लिटिल ने किया, मानव फ्रेम के विकृति में किया। क्या दिया गया, मानव फ्रेम के विकृति। मानव फ्रेम के विकृति में किसका, अब आपसे पूछ सकता है कि सेरेब्रल पॉलिसी का सबसे पहले जिक्र किसने किया, सर्जन विलियम लिटिल ने किया, ठीक है। कब किया, 1843 में किया। कहाँ किया, मानव फ्रेम के विकृति में। अपरिपक्व मस्तिष्क पर अपरिगामी आघात से उत्पन्न आघात का नाम ही क्या है, सेरेब्रल पॉलिसी है। कि जो अपरिपक्व मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क है वो अपरिपक्व है, अभी परिपक्व नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है, और उसके ऊपर अपरिगामी आघात हो जाता है, तो उसी आघात को क्या कहते हैं, सेरेब्रल पॉलिसी बोलते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी। जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो जन्मजात नहीं होती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जन्मजात नहीं होती है, 3 वर्ष के बाद मांसपेशियों में विकृति के कारण उत्पन्न होती है। व्हील चेयर का इसके अंदर यूज किया जाता है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। जो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं उसके अंदर एल्जाइमर जो रोग होता है, पार्किंसन डिजीज होती है, डिस्टोनिया, ALS, जो हंटिंगटन्स डिजीज होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, ये सब किसके अंतर्गत आती है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में आती है। मस्तिष्क की संरचनात्मक होती है वो क्या होती है, असमानताएं होती है उसमें। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है सैमुअल किर्क ने दिया 1969 में सबसे पहले प्रयोग। तो जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है उसका याद रखना है, 1969 में सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सैमुअल किर्क ने किया। टाइप्स क्या क्या बताई हैं, प्रॉब्लम्स इन रीडिंग। जो रीडिंग है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम्स इन राइटिंग, लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। प्रॉब्लम्स इन रीडिंग, पढ़ने में अक्षमता को क्या बोलते हैं, समस्या को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। इसको हिंदी में भी हिंदी में भी डिसलेक्सिया ही बोलेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में उसको गणनाओं में प्रयोग हो रही है, कैलकुलेशन में उसको प्रयोग होती है, तो मैथ में क्या होती है फ्रेंड्स, कैलकुलेशन होती है, तो डिसकैलकुलिया। राइटिंग में क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो इससे याद रखना डिस्ग्राफिया। जो लिखने में जो प्रॉब्लम आती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। इसके ऊपर सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, सैमुअल किर्क ने 1969 में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दिमाग में मेरुदंड के समन्वय में परेशानी। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उससे दिमाग व मेरुदंड का जो समन्वय है, एडजस्टमेंट है, वो सही से नहीं हो पाता। जैसे पैरों में लकवा लग जाता है, डिप्रेशन के कारण, एपिलेप्सी, प्रॉब्लम विद ब्लैडर, मेंटल इलनेस, इन सब के कारण क्या होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। जो स्पीच है, जो भाषा है, उससे संबंधित जो अक्षमता है, अयोग्यता है, भाषा संबंधी अक्षमता, जिसको क्या कहा गया है, अफेजिया। क्या कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। भाषा संबंधी अक्षमता को क्या कहा जाता है, अफेजिया कहा जाता है या लरिंगटोमी कहा जाता है। थैलेसीमिया क्या है फ्रेंड्स, एक तरह की बीमारी है जिसका पहली बार वर्णन एक ड्रायर चिकित्सा में किया गया है। जो थैलेसीमिया है सामान्य से कम हीमोग्लोबिन होता है। जो थैलेसीमिया के अंदर क्या हो जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो सामान्य लेवल से कम हो जाता है, जिसके कारण एनीमिया की बीमारी हो सकती है। जो हीमोफीलिया है उसके अंदर पैतृक रक्तस्राव होता है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है, इसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसको ना शायद वो भी कहा जाता है, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ,
हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है शायद, ठीक है ना, क्योंकि लंदन की शायद क्वीन वगैरह कोई बीमारी हुई थी ऐसे कुछ। इसके अंदर क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। और ये क्यों होता है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो पदार्थ होता है उसकी कमी के कारण होता है। 17 अप्रैल 1989 से विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, 17 अप्रैल 1989 से फ्रैंक कैम्पबेल के जन्मदिन पर। इसके अंदर फ्रेंड जो रक्त है उसका थक्का नहीं बनता है और रक्त स्राव होता रहता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होता है। ये भी हीमोफीलिया ए होता है और हीमोफीलिया बी होता है। जो हीमोफीलिया ए है उसके अंदर लैक ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, और जो है हीमोफीलिया बी है वो क्रिसमस डिजीज है, क्लोटिंग फैक्टर 9 के कारण होती है, ठीक है। सिकल सेल डिजीज जो हमारी 18 नंबर की जो विकलांगता है, जो कि RPWD एक्ट 2016 में जो ऐड की गई है, वो है सिकल सेल डिजीज। ये लाल रक्त कोशिका विकार है। कौन सी कोशिकाओं का विकार है सिकल सेल डिजीज? लाल रक्त कोशिकाओं का। शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं होती है वो नहीं होती है। दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है वो दोषपूर्ण हो जाता है। हीमोग्लोबिन SS, हीमोग्लोबिन SBO, हीमोग्लोबिन SC, हीमोग्लोबिन SB+, ये कुछ टाइप्स बताए गए हैं, याद रखेंगे। जो सिकल सेल डिजीज है वो किसके कारण होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का विकार है। जो ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो नहीं होती हैं। 19 नंबर पर आ जाता है मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डीप ब्लाइंडनेस, कि 1% को क्या हो? मल्टीपल डिसेबिलिटीज हो। 20 में जो एसिड अटैक जो होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जो बुरे लोग होते हैं उनको हम बुरे तो क्या, उनको क्या बोलूँ मैं, उनको जो क्या कर देते हैं, एसिड अटैक कर देते हैं, किसी पर्सन के ऊपर एसिड फेंक देते हैं अपनी किसी व्यक्तिगत मनसाओं के चलते, तो उससे उसको भी जो विकलांगताओं के अंदर रखा गया है। पार्किंसन डिजीज क्या होती है? पार्किंसन डिजीज में याद रखेंगे हाथ पैर हिलना शुरू हो जाते हैं, इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। पार्किंसन डिजीज में मस्तिष्क प्रभावित होता है, हाथ पैर हिलना शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर बुक है एन एसे ऑन द सेकिंग पॉलिसी। डोपामाइन का स्तर कम, याद रखेंगे पार्किंसन डिजीज में जो डोपामाइन होती है उसका स्तर कम हो जाता है। 70 से 80% तंत्रिका कोशिकाओं के नष्ट होने के बाद लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जो पार्किंसन डिजीज हैं उसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। जब 70 से 80% तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तब इसके लक्षण दिखाई देते हैं। याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि डोपामाइन का स्तर कम किस बीमारी में होता है? सेरेब्रल पॉलिसी में, मेंटल इलनेस में, या फिर श्रवण अक्षमता में, या फिर पार्किंसन डिजीज में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, किस में होता है? पार्किंसन डिजीज में। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना? समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ। कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, ठीक है। मॉडल्स ऑफ मेंटल हेल्थ, जो मॉडल्स हैं मेंटल हेल्थ के, बायोमेडिकल मॉडल और नॉर्मेटिव मॉडल क्या क्या होते हैं? बायोमेडिकल मॉडल में क्या होता है? कंसीडर मेंटल इल health as a physical disorder and a disease of the brain that is transmitted genetically to children। जो बायोमेडिकल मॉडल है उसके अंदर जो क्या कंसीडर किया गया है? मेंटल हेल्थ ए फिजिकल डिसऑर्डर है, एंड इस डिजीज के कारण जो बच्चे का जो ब्रेन है वो अफेक्टेड है, और ये ट्रांसमिटेड जेनेटिकली टू चिल्ड्रन, जो ये ट्रांसमिट हो जाती है जेनेटिकली, आनुवंशिक रूप से ट्रांसमिट होती है। नॉर्मेटिव मॉडल में मेंटल हेल्थ मीन्स बीइंग अबव नॉर्मल। जो नॉर्मेटिव मॉडल है उसके अंदर बताया गया है कि जो मेंटल हेल्थ है वो नॉर्मल से क्या है? अबव है। बेस्ड ऑन द डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकली मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, DSM जो होता है वो 4 होता है। DSM यूज द ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग स्केल टू मेजर। जो DSM है उसका यूज किया जाता है ग्लोबल जो असेसमेंट है उसका, जो स्केल टू मेजर है उसके अंदर उसका यूज किया जाता है। साइकोलॉजिकल मॉडल locates mental difficulties in specific emotional, cognitive and behavioral process and takes a developmental perspectives। जो साइकोलॉजिकल मॉडल है वो क्या बताता है कि ये वाला जो प्रतिरूप है, यानी ये जो मॉडल है, मानसिक कठिनाइयों को विशिष्ट भावनात्मक, संज्ञानात्मक तथा व्यवहार संबंधी प्रक्रियाओं में पाता है तथा एक विकासात्मक नज़रिया अपनाता है। जो साइकोलॉजिकल मॉडल है ये मानसिक कठिनाइयों को विशिष्ट भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहार संबंधी प्रक्रियाओं के रूप में पाता है और उसको विकास करने के लिए एक विकासात्मक नज़रिया अपनाता है। स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी मॉडल, तनाव सुभेद्यता प्रतिमान। ये शोध क्या बताते हैं कि जो अति संवेदनशीलता तनाव के साथ मिलकर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। आनुवांशिक, जैविक तथा मनोसामाजिक का मिश्रित स्वरूप मानसिक गड़बड़ी की संभावना को बढ़ा देता है। ये कौन बताता है? स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी मॉडल। ओके।
2017 मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, मानसिक रोगियों के लिए सेवाओं का प्रावधान है। फ्रेंड्स, अब क्या आ जाती है हमारी गाइडेंस और काउंसलिंग। इनको समझना जरूरी है। गाइडेंस और काउंसलिंग जो क्या है वो क्या होती है, ठीक है। जो गाइडेंस है उसकी ज़रूरत क्यों होती है, काउंसलिंग है उसकी ज़रूरत क्यों होती है। गाइडेंस का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, गाइड करना। गाइडेंस मीन्स गाइड करना, किसी चीज़ को रास्ता दिखाना। अनोदर नेम फॉर गाइडेंस इन डायरेक्शन एज वेल। जो गाइडेंस का दूसरा नाम वो क्या हो सकता है, डायरेक्शन एज वेल, किसी चीज़ को दिशा देना। व्यक्ति अपनी समस्याओं, आवश्यकताओं व उद्देश्यों की पूर्ति करते करते एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाता है कि उसे लगता है कि उसे साफ मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, तब उसे मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। व्यक्ति अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को लेकर एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है कि उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है, किधर जाना है, ठीक है। तब उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं अब आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये मैं आपको क्या कर रही हूँ, गाइडेंस कर रही हूँ ना, गाइड ही कर रही हूँ, ठीक है। नीड ऑफ गाइडेंस इन स्कूल। स्कूल के अंदर गाइडेंस की ज़रूरत क्या होती है, आवश्यकता क्या होती है। व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। एक व्यक्तिगत आवश्यकता हो सकती है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है। व्यावसायिक आवश्यकता। अब बच्चे को समझ में नहीं आता है कि 10th के बाद उसको क्या स्ट्रीम लेना है, तो वहाँ पे कौन गाइड करेगा उसको, पेरेंट्स गाइड करेंगे, उसको टीचर्स गाइड करेंगे, भाई इस स्ट्रीम में जाने पर आप लोग ये कर सकते हो, इस स्ट्रीम में आप लोग ये कर सकते हो। तो आगे जा कर के वो क्या करता है, ये तो शिक्षा संबंधी आवश्यकता हो गई, लेकिन फिर आगे चल कर वो क्या करेगा, अपना कोई ना कोई प्रोफेशन होगा उसका, किसी विशेष प्रोफेशन में जाएगा, तो उसकी व्यावसायिक आवश्यकता होती है। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। समझ में आया फ्रेंड्स। गाइडेंस क्या होती है कि किसी को मतलब रास्ता दिखाते हैं। गाइडेंस में एक ऐसे स्टेज पर पर्सन आ जाता है कि उसको पता नहीं होता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो उसको सही गाइड किया जाता है। ओके, अब आती है काउंसलिंग। काउंसलिंग जब हम व्यक्तिगत, निजी या पारिवारिक समस्या को लेकर किसी से सलाह लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, परामर्श कहलाता है, काउंसलिंग कहलाता है। हमारी कोई व्यक्तिगत समस्या है, कोई निजी समस्या है, कोई पारिवारिक समस्या है, उसको बैठ करके हम किसी से क्या लें, सलाह लें, तो वो क्या कहलाती है, परामर्श कहलाती है। परामर्श के 3 उपागम होते हैं, 3 अप्रोच हो सकती हैं। निर्देशात्मक परामर्श। निर्देशात्मक जो परामर्श है, E.G. विलियमसन ने दी। E.G. विलियमसन ने दी पूरी तरह से परामर्शदाता केंद्रित होता है। इसके अंदर एक्टिव कौन होता है, परामर्शदाता, यानी अपनी मनमर्जी के हिसाब से जो परामर्श देने वाला है वो देता है। उसके अंदर जो परामर्श लेता है वो बेचारा पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है, ठीक है, याद रखिए। जो निर्देशात्मक परामर्श है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दे रही हूँ तो मैं आप लोगों की राय नहीं सुनूंगी, मुझे जो बताना है वही मैं आपको बताऊंगी। मैं उसके अंदर एक्टिव हूँ, आप लोग क्या हो, पैसिव हो। वो निर्देशात्मक परामर्श है, वो किसने बताया है, E.G. विलियमसन ने बताया है। इसके चरण क्या क्या होते हैं, सबसे पहले विश्लेषण। सबसे पहले क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। परामर्श लेने वाले व्यक्ति को समझना। जो परामर्श ले रहा है पहले उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा। आप लोगों को मुझसे परामर्श चाहिए, काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो पहले मैं आपको क्या करूँगी, समझूंगी। फ्रेंड्स, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है ना। उसके बाद क्या करूँगी, संश्लेषण, संक्षिप्त करूँगी। मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई इनको इस चीज़ की ज़रूरत है। फिर मैं उसकी जो स्थिति, तो आपकी जो समस्याएँ हैं उनको मैंने सुना है, फिर उनकी क्या करूँगी, मैं निदान करूँगी उनका। फिर पूर्वाभासी, भविष्य में समस्या समाधान। अगर भविष्य में इस तरह की कोई समस्या होती है तो इसका समाधान हम इस तरह से करेंगे। फिर उसको क्या देंगे, परामर्श देंगे, रुचि के अनुसार उसको परामर्श देंगे। अनुवर्तन, पूछा जाता है कि समाधान हुआ या नहीं। फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि हाँ आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका समाधान हो गया है या नहीं हो गया, तो वो क्या होती है, निर्देशात्मक परामर्श होती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है अनुदेशात्मक परामर्श। अनुदेशात्मक परामर्श है वो किसने दिया है, याद रखना है, कार्ल रोजर्स ने दिया है। किसने दिया है, कार्ल रोजर्स ने दिया है। परामर्श लेने वाले के केंद्र में होता है। ये किसके केंद्र में होता है, आप लोगों के केंद्र में होगा। आप क्या है, मुझसे परामर्श ले रहे हैं, काउंसलिंग करवा रहे हैं और मैं आपकी काउंसलिंग कर रही हूँ, तो इसके अंदर कौन एक्टिव होगा, आप लोग एक्टिव हो। आप लोग जैसे बोलोगे ना उसी हिसाब से मैं काम करूँगी, आप लोगों की जो समस्याएं होंगी। इसके अंदर क्या होते हैं, समस्यात्मक स्थिति को परिभाषित करना। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओगे एक समस्या क्या है। भावनाओं की मुक्त अभिव्यक्ति, जो आपकी भावनाएं हैं उनको आप लोग स्वतंत्र रूप से मुझको बता सकते हो। फिर अंतर्दृष्टि का विकास किया जाएगा। सकारात्मक एंड नकारात्मक भावनाओं का वर्गीकरण और परामर्श की स्थिति का समापन। इस तरह से अनुदेशात्मक परामर्श के अंदर कौन एक्टिव होता है, जो परामर्श लेने वाला है वो एक्टिव होता है। परामर्शदाता क्या होता है, उसके अंदर एक्टिव नहीं होता है। केंद्र के अंदर कौन होता है, परामर्श लेने वाला। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड टाइप, समन्वित संकलात्मक दृष्टिकोण उपागम। फ्रेंड, नाम से ही क्लियर है, समन्वित संकलात्मक। FC थोनर्स ने दिया है, FC थोनर्स ने दिया है। इसके अंदर परामर्श लेने वाला एंड परामर्श देने वाला दोनों क्या होते हैं, बराबर रूप से सहक्रिय होते हैं। इसके अंदर जो चरण है वो क्या आते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले कारण का निदान।
कारण का जो निदान है वो किस तरह से हो सकता है। समस्या का क्या करेंगे, विश्लेषण किया जाएगा। कारकों को संशोधित करने के लिए अस्थायी योजना तैयार की जाएगी, स्थायी नहीं अस्थायी। परामर्श के लिए स्थितियों को सुरक्षित करना, परामर्श लेने वाले को स्वयं के संसाधनों को विकसित करना और समायोजन के नए प्रतिमानों के लिए कोशिश करना। समायोजन में मदद करने वाली समस्याओं का उचित समाधान में प्रयोग करना, जो समस्याएं दी गई हैं उनका जो समायोजन हुआ है उनको उचित तरीके से प्रयोग में लाना। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला। आप लोगों को समझ में आया होगा गाइडेंस क्या होती है। कि फ्रेंड्स, एक हम ऐसे स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, आप लोग इजी वे में समझो और उसको क्या दी जा रही है, उसको डायरेक्शन दिखाई जा रही है, तो वो तो क्या होती है, गाइडेंस होती है। और जो काउंसलिंग होती है उसके अंदर किसी भी मतलब अपना व्यक्तिगत मुद्दा है, निजी मुद्दा है, पारिवारिक मुद्दा है, आपका पढ़ाई से रिलेटेड मुद्दा है, तो उसकी क्या की जाती है, उसके अंदर परामर्श ली जाती है। ठीक है, परामर्श जो है 3 टाइप्स की थी, हमने अच्छे से देखी। ठीक है, निदेशात्मक, अनुदेशात्मक और संकलात्मक। अब आ जाती है सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सोसाइटी एंड कम्युनिटी का क्या रोल होता है, सोसाइटी एंड कम्युनिटी क्या होती है। सोसाइटी इज कंसिडर्ड टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट यूनिट वेयर एज कम्युनिटी इज ए कंक्रीट यूनिट। याद रखेंगे, जो सोसाइटी है वो कैसी यूनिट है, एब्स्ट्रैक्ट यूनिट है। ठीक है, कम्युनिटी है वो कैसी यूनिट है, कंक्रीट यूनिट है। जो कम्युनिटी है वो कंक्रीट यूनिट है, सोसाइटी है वो एब्स्ट्रैक्ट यूनिट है। आप लोगों को याद रखना है, जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो कैसी यूनिट है, एब्स्ट्रैक्ट यूनिट है। जो समाज है वो एक अमूर्त इकाई मानी जाती है। ठीक है, जबकि समुदाय क्या है, एक ठोस इकाई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कम्युनिटी रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन ए जोग्राफिकल एरिया। जो कम्युनिटी है वो किससे रेफर करती है कि भाई एक जो इंडिविजुअल जो लोग हैं, एक लोगों का जो ग्रुप है वो एक किस जोग्राफिकल एरिया में रह रहा है। जैसे कि एक जो गांव होता है वो अपने आप में क्या होती है, एक कम्युनिटी होती है, समुदाय होता है। जो समुदाय होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती है, रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जो समुदाय है व्यक्तियों के एक विशेष समूह को संदर्भित करता है। एक विशेष जो जैसे गांव है तो उसमें गांव वाले आते हैं, शहर है उसमें शहर वाले आते हैं। अटैच टू ए लोकल एरिया, एक स्थानीय क्षेत्र से जुड़ा होता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फीलिंग्स अमंग द मेंबर्स। जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच मजबूत सामुदायिक भावनाएं होती हैं, उनके अंदर अपनेपन की भावनाएं पाई जाती हैं। सर्व वाइडर एंड, जो समुदाय है वो व्यापक सिरों की सेवा करता है। समुदाय आमतौर पर एक विशिष्ट नाम से जुड़ा होता है, जैसे कि गांव, शहर। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ कम्युनिटी हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, गांव, शहर, राष्ट्र, विश्व। सबसे पहले क्या बनता है हमारा, गांव, और क्या होंगे, शहर होंगे। गांव और शहरों को मिला करके क्या बन जाएगा, राष्ट्र बन जाएगा। राष्ट्र क्या बन जाएगा, विश्व बन जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन द स्कूल एंड कम्युनिटी, जो स्कूल और कम्युनिटी है उनके बीच में क्या संबंध है। तो फ्रेंड, जो स्कूल और जो समुदाय है, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर के काम करते हैं। फ्रेंड्स, जो स्कूल और समुदाय होते हैं वो एक साथ मिलकर के काम करते हैं अपने लक्ष्यों के प्रति। और जो बच्चे की जो लर्निंग है उसके अंदर स्कूल और समुदाय दोनों एक साथ इकट्ठा होकर के कंट्रीब्यूट करते हैं। सामाजिक रचना के रूप में लिंग की भूमिका, पुरुष एंड औरत दोनों के समायोजन से ही क्या बनता है फ्रेंड्स, समाज बनता है। अच्छा समाज तभी बन सकता है जब दोनों को क्या हो, समानता का अधिकार दिया जाए, लड़के और लड़कियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। जेंडर बायस, लैंगिक पूर्वाग्रह, भेदभाव, रूढ़िबद्धता। क्या होता है जेंडर बायस, जब किसी भी वर्ग को एक दूसरे से कम समझा जाता है तो लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। पहले स्त्रियों को कम समझा जाता था, अभी भी हालांकि है डिफरेंसेस, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लैंगिक पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता को जन्म देता है। लैंगिक पूर्वाग्रह समाज के लिए अच्छा नहीं है। जो जेंडर बायस है वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी एक वर्ग दूसरे वर्ग को क्या करता है, नीचा समझता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फैक्टर्स प्रोड्यूसिंग जेंडर बायस, जो जेंडर बायस है उसके क्या फैक्टर्स हैं देखिएगा। सामाजिक धार्मिक कारक, सामाजिक धार्मिक कारक हो सकते हैं, आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। जो दोषयुक्त पाठ्यचर्या है, जो हमारी पाठ्यचर्या है वो भी इसके लिए एक जिम्मेदार कारक है। स्त्रियों का निम्न स्तर, अशिक्षित माता पिता। आजकल क्या होने लगे हैं, लड़के और लड़कियों में भेदभाव खत्म होने लगा है, क्योंकि जो हमारे माता पिता हैं वो क्या होने लगे हैं, शिक्षित होने लगे हैं। जो हमारी न्यू जनरेशन है, लड़कियों का जल्दी विवाह कर दिया जाता है। महिला शिक्षिकाओं की क्या है, कमी है। मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, सांस्कृतिक समस्या है और व्यक्तित्व कारक है। ये सभी किसके लिए जिम्मेदार हैं, जेंडर बायस के लिए जिम्मेदार हैं।
रोल ऑफ टीचर टू अवॉइड जेंडर बायस। जो टीचर है, अध्यापक है, वो जेंडर बायस को कम करने के लिए क्या भूमिका अदा कर सकता है। कक्षा में फ्रेंड दोनों वर्गों को क्या रखा जाए, समान रखा जाए। अध्यापक को कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अध्यापक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करे जो लड़कियों के संदर्भ में हो। आजकल क्या है, पुरुष प्रधान समाज ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम जब लड़कियों के एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल लेकर पढ़ाएंगे, कल्पना चावला का एग्जाम्पल लेकर पढ़ाएंगे, तो जो लड़के होंगे वो भी देखेंगे कि हाँ भाई, जो लड़कियाँ यहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं, तो क्या होगा, जो भेदभाव है, जो जेंडर बायसता है, वो क्या होगी, कम होगी। छुआछूत खत्म करने के प्रयास करने चाहिए। जो माता पिता लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, उन्हें समझाना चाहिए कि भाई लड़कियों को भी पढ़ाएं। कक्षा में लिंग भूमिकाओं की रूढ़िवादिता को कम करने में अध्यापक का पहला कर्तव्य होना चाहिए। अगर अध्यापक उनको सही शिक्षा देगा तो क्या होगा, जो बच्चे हैं वो भी सही समझेंगे। The social and cultural process that begins to mold boys and girls from birth to their different forms can be called genderization। अब फ्रेंड, जो जेंडराइजेशन होता है वो क्या होता है कि जन्म के बाद ही बच्चों को क्या बताया जाता है कि उनको बॉयज़ और गर्ल्स के आधार पर उनको जो हमारे सोशल, सामाजिक और जो हमारे सांस्कृतिक जो भी काम है, जो प्रोसेस है, उनमें लड़के और लड़कियों को मोल्ड कर दिया जाता है जन्म के बाद ही, उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के लिए, कि भाई जो खाना बनाने का काम है वो लड़कियों का है, कमाने का काम है वो पुरुषों का है। तो इसको क्या बोलते हैं, जेंडराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। द टर्म जेंडर रोल वाज फर्स्ट कोइंड बाई जॉन विलियम मनी इन 1955। ये आपको याद रखना है कि जो टर्म है जेंडर रोल, वो सबसे पहले किसने क्वाइन की है, जॉन विलियम मनी ने 1955 में। द कंसेप्ट ऑफ जेंडर रोल हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ कैरोलिन ओलिविया नॉन्सी मोसर। जो कंसेप्ट है जो इसका जेंडर रोल का, वो डेवलप हुआ है किससे, जो कैरोलिन ओलिविया थी उनके वर्क से। भारत का संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। जो अनुच्छेद 14 है उसके अंदर क्या बताया गया है कि सभी क्या हैं, समान है। जो अनुच्छेद 15 है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 14 और 15 याद रखना। अनुच्छेद 15 क्या बताता है कि नागरिकों को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान किसी भी आधार पर राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी देख लीजिए। जेंडर स्कीमा थ्योरी है, वो किसने दी है, सैंड्रा बीईएम ने 1981 में। जेंडर कॉन्स्टेंस थ्योरी है, वो कॉन्स्टेंसी थ्योरी है, वो कोलबर्ग ने दी है। फर्स्ट लेवल ऑफ जेंडर कॉन्स्टेंसी जेंडर आइडेंटिटी बताती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारी यूनिट 3 थी वो कंप्लीट हो गई, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। तो बस मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आपको मेरा एफर्ट्स समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जल्दी से सभी के साथ शेयर कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देख लीजिएगा। और बस उसी के साथ फिर आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मैराथन के साथ। 2 मैराथन और बची हैं और आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।